गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो। सबसे पहले तो मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली क्लास के अंदर व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण के अंदर अपन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक सोल्व कर लिए थे। आज अपन हम इसी चैप्टर जो विविध प्रश्न वाला 5 है उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो जो विविध प्रश्न वाला 5 है उसके क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, यदि a इक्वल टू एक आयु दे रखी है, a इक्वल टू क्या दे रखी है, जिसकी आयु है 1 -1 2 3, ये एक आयु हो तो a की व्युत्क्रम आयु a इनवर्स अपने को पूछिए, यानी a की व्युत्क्रम आयु ज्ञात करनी है। तो व्युत्क्रम आयु के सूत्र से अपन जानते हैं किसी आयु a की व्युत्क्रम आयु उस आयु की सहखंडज आयु तथा उसके सारणी के मान के अनुपात के बराबर होती है। तो a की व्युत्क्रम आयु a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले अपने को a की सहखंडज आयु यानी एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करना पड़ेगा। और एक द्वितीय कोटि की क्या है, मैट्रिक्स है। और द्वितीय कोटि की मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स ज्ञात करने की जो लघु विधि है वो आपको बता रखी है। उस लघु विधि की सहायता से अपन इसकी सहखंडज आयु निकालेंगे। तो क्या होगी, सबसे पहले अपन लिखेंगे दी गई आयु है, दी गई आयु है। सबसे पहले अपने को जो आयु दे रखी है वो लिखेंगे। क्या दे रखी है आयु a बराबर दे रखी है 1 -1 2 3। दिस इंप्लाइज तब आयु a की सहखंडज आयु जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ a से व्यक्त करते हैं क्या होगी, एक द्वितीय कोटि की आयु की सहखंडज आयु ज्ञात करने की लघु विधि क्या है, मुख्य विकर्ण की आयुओं को परस्पर बदल देंगे और पश्च विकर्ण की आयुओं का साइन चेंज कर देंगे। तो आयु a की सहखंडज आयु आएगी 1 और 3 का स्थान बदल देंगे, 1 की जगह 3 आ गया और 3 की जगह 1, और पश्च विकर्ण की आयुओं का साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस का उसको माइनस का बना देंगे और माइनस का उसको प्लस का। तो ये प्लस का 2 है तो ये तो माइनस का 2 और ये माइनस का 1 है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये आई a की सहखंडज आयु। अब व्युत्क्रम आयु के सूत्र से अपन जानते हैं, अब व्युत्क्रम आयु के सूत्र से अपन जानते हैं कि इनवर्स ऑफ a बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a बटा डिटरमिनेंट a। अपन a की सारणी का मान और निकाले तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट 1 -1 2 3, इसका अपन मान निकालेंगे तो क्या आएगा, मुख्य विकर्ण के आयुओं का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के आयुओं का गुणनफल। तो इसका मान हो जाएगा 3 × 1 -2 × -1, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। ये तो है आयु a की सारणी का मान। ये a की सारणी और a की सहखंडज आयु का मान अपने सूत्र में रखे हैं। a की व्युत्क्रम आयु ज्ञात करेंगे तो क्या आएगी 1/5 × डिटरमिनेंट ऑफ दिस 3 1 -2 1। तो ये अपने पास आई आयु a की व्युत्क्रम आयु a इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, यदि a इक्वल टू अपने को एक तथ्य क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी आयु इस प्रकार से 1 -2 3 1 2 1 अक्स 2 और -3, ये एक तथ्य क्रम की मैट्रिक्स दे रखी है। एक व्युत्क्रमणीय आयु हो तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2। यदि a इक्वल टू दिस एक तथ्य क्रम की मैट्रिक्स a एक व्युत्क्रमणीय आयु दे रखी है तो अक्स का मान बताना है। व्युत्क्रमणीय नहीं अव्युत्क्रमणीय दे रखा है, सॉरी, एक को क्या दे रखा है, अव्युत्क्रमणीय आयु दे रखा है और अपने से अक्स का मान पूछा है। तो सबसे पहले अपन व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा लगाएंगे आयु a के लिए। अव्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से अपन जानते हैं
क्या जानते हैं कि एक आयु ए व्युत्क्रमणीय आयु कहलाती है यदि उसके सारणिक ए का मान क्या हो 0। तो व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से अपन लिखेंगे व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से आयु ए एक व्युत्क्रमणीय आयु होगी। आयु ए एक व्युत्क्रमणीय आयु होगी। आयु ए एक व्युत्क्रमणीय आयु होगी। व्युत्क्रमणीय आयु होगी यदि आयु ए की सारणी का मान जो है वो 0 के बराबर हो। तो व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से अपन जानते हैं कि आयु ए एक व्युत्क्रमणीय आयु होगी यदि आयु ए की सारणी का मान 0। तो दी गई आयु ए की सारणी का मान अपन 0 के बराबर करके और सारणी का प्रसार करके अक्ष का मान निकालेंगे। दिस इंप्लाइज आयु ए की सारणी होगी मोड ऑफ 1 - 2 3 1 2 1 अक्ष 2 - 3। ये है आयु ए की सारणिक मोड ऑफ ए का मान और ये किसके बराबर है 0 के बराबर। अब चूंकि ये तथ्य क्रम की क्या है सारणिक है तो अपन इसका क्या कर लेंगे प्रसार करके इसका मान निकालेंगे। तो इसका प्रथम पंक्ति या प्रथम स्तंभ के अनुसार प्रसार करके इसका मान निकालेंगे। तो इसका अपन लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर प्रथम पंक्ति के अनुसार अपन इसका क्या करेंगे प्रसार करेंगे और फिर इसका मान निकाल के उसको 0 बराबर करके इसको सरल करके x का मान निकाल लेंगे। तो पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलेंगे। चलो अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। अपन इस सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके इसका मान ज्ञात करके इसको 0 बराबर रखेंगे। तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है प्रथम पंक्ति के अनुसार कर रहे हैं तो इसका मान प्रथम पंक्ति के अवयव तथा उनके सह खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अवयव 1 इंटू इसका सह खंड पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है तो i प्लस j का मान 2 तो माइनस 1 की पावर 2 का मान 1 इंटू इसकी लघु सारणिक इससे गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे। 1 से गुजरने वाले पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो द्वितीय क्रम की सारणी बचेगी ये और इसका मान होगा माइनस का 6 और माइनस का 2 तो ये जाएंगे माइनस के 8। फिर अवयव -2 इसके लिए i प्लस j का मान हो गया 1 प्लस 2 यानी 3 तो माइनस 1 की पावर 3 का मतलब -1 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी -2 की इससे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो क्या आएगा ये और ये तो -3 माइनस x प्लस पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव है 3 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी इसके लिए i प्लस j का मान हो गया 1 प्लस 3 यानी 4 तो माइनस 1 की पावर 4 प्लस का 1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या आएगी इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो यह जाएगा 2 - 2x 2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -8 माइनस का 6 माइनस का 2x प्लस का 6 माइनस का 6x इक्वल टू 0। अब में अक्ष वाले पद एक जगह कर लेंगे और अच्छे पदों को एक जगह जोड़ देंगे। तो सबसे पहले x वाले पदों को एक जगह जोड़ेंगे तो माइनस के 2x माइनस के 6x माइनस के 8x प्लस के 6 और माइनस के 6 तो कैंसिल आउट हो गए क्या बचा माइनस का 8 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 बराबर 0 दिस इंप्लाइज x बराबर आएगा -1। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर
इसका अपन क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, 3 किया है। 2 अपन छोड़ दिया, अभी अब करेंगे 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे आप। पहले 3 कर लिया अपन, 2 को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या पूछा है, यदि a इक्वल टू इफ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी अवयव है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। अपने को एक तृतीय क्रम की मैट्रिक्स A दे रखी है और A की क्या पूछी है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स A इनवर्स पूछी है। तो सबसे पहले अपन A की सेकंड मैट्रिक्स निकालेंगे। A चूंकि तृतीय क्रम की एक मैट्रिक्स है और तृतीय क्रम की मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करने की लघु विधि आपको बता रखी है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स A की सारणी के अवयवों के लघु सारणी या उप सारणी से बनी मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे और फिर अपन उसका एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस से साइन चेंज कर देंगे या -a की पावर i प्लस j के अनुसार अवयव लघु सारणिक या उप सारणिकों का अपन चिन्ह चेंज करेंगे। और उसके बाद में अवयव a की सारणी के सह खंडों से प्राप्त जो अवयव fi से प्राप्त होती है उसका अपन ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव ज्ञात करके अपन a की सह खंडज अवयव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन अवयव a की सारणी लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे अवयव a की सारणी, दी गई अवयव a की सारणी लिखेंगे। दी गई अवयव a की सारणी क्या होगी, दी गई अवयव a की सारणी जिसे अपन मोड ऑफ a या सारणिक a या डिटरमिनेंट a से व्यक्त करते हैं, क्या होगा इसका मान, अवयव a की सारणी होगी जिसके अवयव होंगे 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। ये होगी अवयव a की सारणी। अपन इसका मान भी निकाल लेते हैं। दिस इंप्लाइज अवयव a की सारणी का मान क्या आएगा, इसका अपन प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे। तो प्रथम पंक्ति में एक अवयव 0 तो पहला पद तो 0 प्लस अवयव 1 इंटू इसका सहखंड, अवयव a का सहखंड ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का है तो इसके लिए i प्लस j का मान हो गया 1 प्लस 2 यानी 3 -1 की पावर 3 करो -1, तो ये बाहर हो जाएगा। माइनस इंटू में आएगा इसकी लघु सारणी या उप सारणी का मान। तो एक की लघु सारणी उप सारणी कैसे निकालेंगे, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो क्या बन जाएगा 0 -1 यानी -1। फिर अगला अवयव है +1 इंटू इसका सहखंड, इसके लिए i प्लस j का मान 1 प्लस 3 यानी 4 -1 की पावर 4 का मतलब +1 इंटू इसकी लघु सारणी क्या होगी, इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे 1 -0। तो कुल मिला के कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस 1 बराबर 2। तो कितना आया, अवयव a की सारणी का मान आया 2। अब अपन क्या निकालेंगे, अवयव a की सारणी के अवयवों के सहखंडों से प्राप्त अवयव fij ज्ञात करेंगे। अब अवयव a की सारणी के अवयव aij के सहखंडों से प्राप्त अवयव fij ज्ञात करेंगे। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, अपन सबसे पहले अवयव a की जो सारणिक है इसके अवयवों के लघु सारणिक या उप सारणिक से प्राप्त मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। उसके बाद में इन अवयवों का -1 की पावर i प्लस j के अनुसार साइन चेंज करेंगे। तो अवयव 0, हाँ अवयव 0 की अपन लघु सारणिक या उप सारणिक का मान क्या आएगा, अपन अभी भी निकाला है। अवयव 0 की लघु सारणी उप सारणी का मान निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति ये स्तंभ ये छुपाएंगे तो क्या बचेगा 0 -1 यानी -1। फिर इस अवयव a का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे ऐसे, तो क्या बचेगा 0 -1 0 -1 तो -1। फिर अवयव a का निकालेंगे, इस अवयव a का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा लेंगे ऐसे, तो क्या आएगा 1 -0 1। अब ऐसे अपन दूसरी पंक्ति के अवयव की निकालेंगे। तो पहले इसका निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ ये छुपाएंगे तो क्या बचेगा 0 -1 -1। ऐसे 0 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को ये छुपाएंगे। इसका निकाल रहे हैं तो इसे गुजरने वाली पंक्ति ये और स्तंभ ये छुपाएंगे 0 -1 -1। ऐसे इस अवयव a का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति ये
और स्तंभ ये अपन छुपाएंगे तो क्या बचेगा 0 -1 -1। फिर ऐसे तीसरी पंक्ति क्या होगी, लघु सारणी निकाले तो अवयव 1 का क्या होगा, इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को छुपाए तो 1 - 0 1। ऐसे ही से 1 का निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 0 - 1 -1। ऐसे 0 का निकालें तो इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा दिया तो 0 - 1 -1। अब अपन क्या करेंगे, एकांतर क्रम में प्लस माइनस प्लस इनका साइन चेंज करेंगे, प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस का, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस तो ये भी माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का तो ऐसा ऐसा रहेगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके परिवर्त आयु लेंगे, दिस इंप्लाइज आयु एफ आई जे की परिवर्त आयु, इसका अपन ट्रांसपोज लेंगे तो इसकी पंक्तियां स्तंभों में बदल जाएंगी और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। तो इसका पहला जो स्तंभ है वो पहली पंक्ति में बदल जाएगा -1 1 1, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति में 1 -1 1, तीसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति में 1 1 -1 1 1 -1। ये अपन आयु ए कि सारणी के आयु के सहखंडों से प्राप्त आयु एफ आई जे की परिवर्त आयु ज्ञात कर ली, एफ आई जे की पावर टी, और ये क्या कहलाती है, ये आयु ए की सहखंडज आयु कहलाती है, जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। तो अब अपन व्युत्क्रम आयु की परिभाषा लगा के ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लो, चलो अपन आगे चलते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे हम। तो अपने को एक ही सारणी का मान अपन निकालिए, जो आया इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये अपन डायरेक्ट रख देंगे, याद रख लेना एक बार। हाँ, इसलिए व्युत्क्रम आयु की परिभाषा से इनवर्स ऑफ ए ये बराबर होगी एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए की सारणी का मान है 2, ए की सहखंडज आयु अपन अभी भी निकाली है, ये रखो। इसके अवयव क्या क्या है, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये अपन निकाल ली आयु ए की सहखंडज आयु, जिसका अपन मान रख दिया। तो ये क्या हो गया, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, और इंटू में 1/2, ये क्या है, ए की व्युत्क्रम आयु है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो विविध प्रश्न वाला 5 के 1 से 3 तक क्वेश्चन कर लिया अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि क्रेमर नियम का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को 3 पार्ट दे रखे हैं, और इसमें अपने को 2 चरों और 3 चरों में रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है, क्रेमर नियम द्वारा इसका हल ज्ञात करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पिछली वाली एक्सरसाइज में भी किया है, तो अपन इसका 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 पार्ट। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने को एक रैखिक समीकरण दे रखी है, चर x y में 2x - y = 17, और दूसरी रैखिक समीकरण दे रखी है 3x + 5y = दे रखा है 6। ये अपने को चर x y में एक रैखिक समीकरण दे रखी है, और अपने को कहा गया है कि क्रेमर नियम का प्रयोग करके इस समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया गया समीकरण निकाय है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 देंगे, और अब अपन इस पर क्या लगाएंगे, क्रेमर नियम लगाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, क्रेमर नियम के अनुसार इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का हल क्या होगा वो देखेंगे। क्रेमर नियम के अनुसार क्रेमर नियम के अनुसार चर x का मान जो होगा वो होगा del 1 बटे del के बराबर, और चर y का जो मान होगा वो होगा del 2 बटे del के। ये क्रेमर ने नियम दिया था, 2 चरों x y में एक रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए क्रेमर ने एक नियम दिया था, जो इस प्रकार से है, x का मान तो होता है del 1 बटे del के बराबर, y का मान बराबर होता है del 2 बटे del के। तो अब अपन इसमें del 1 del 2 del
ये तीनों सारणिकों के मान रखे सरल करके एक्स वाई के मान निकालेंगे, वही क्या हो जाएंगे, समीकरण का हल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन सारणिक डेल, डेल वन, डेल टू, इन तीनों सारणिकों का मान निकालेंगे और फिर इसमें रखेंगे। तो बताएंगे जहां डेल का मान क्या होता है, जहां डेल जो है वो दिए गए समीकरण निकालने चर एक्स वाई के गुणांकों की सारणिक, एक्स वाई के गुणांकों की क्या होती है सारणी, ये डेल अचर के लिए होती है। तो इसमें अचर पदों के ये अचर पद नहीं आएंगे, सिर्फ क्या आएंगे, एक्स और वाई के गुणांक की आएंगे। तो इस सारणी की पहली पंक्ति के अवयव आएंगे, पहले समीकरण में एक्स वाई के जो गुणांक है वो लिखेंगे चिन्ह सहित 2 - 1। ऐसे दूसरे समीकरण में एक्स वाई के गुणांक क्या है, 3 और 5। तो दूसरी पंक्ति के अवयव हो जाएंगे 3, 5। ये तो हो गया डेल का मान। अब अपने को डेल वन निकालना, क्योंकि डेल वन एक्स के लिए होता है। तो इसमें चर एक्स के गुणांक वाला जो स्तंभ है इसको उठा के इसके जगह अचर पद वाले जोड़ देंगे 17 और 6। तो डेल वन का मान क्या आएगा, पहला स्तंभ उठा के इसकी जगह ये दाईं तरफ अचर राशि है b1 b2 ये रख देंगे। तो क्या सारणी बनेगी, 17, 6। दूसरा स्तंभ एज इट इज आएगा -1, 5। ऐसे ही सारणी डेल टू का मान क्या आएगा, डेल टू निकालने के लिए डेल में अपन क्या परिवर्तन करेंगे, डेल टू वाई के लिए होती है। तो इसमें वाई के गुणांक वाला जो स्तंभ है ये, इसको उठा के इसकी जगह अपन क्या जोड़ देंगे, ये अचर पद जो है दाईं तरफ b1 b2 ये लगा देंगे। तो डेल टू का मान आएगा 2, 3, -1 और 5 की जगह आ जाएगा 17, 6। तो ये है डेल, डेल वन और डेल टू के मान। अब अपन सरल करके इन तीनों सारणिकों के मान निकाल लेते हैं प्रसार करके। और एक द्वितीय क्रम की सारणी का आपको प्रसार करना आता है, कैसे करते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव के गुणनफल में पश्च विकर्ण के अवयव का गुणनफल घटा देते हैं। तो अपने पास डेल का मान क्या मिलेगा, 2 × 5 10, 10 -3 तो माइनस प्लस का 3, तो ये हो जाएंगे 13। 5 × 10 और -3 तो माइनस प्लस के, तो ये प्लस के 13। ऐसे डेल वन का मान क्या आएगा, 17 × 5 = 85, -6 तो माइनस प्लस के 6, तो ये 85 और 6 कितने हो गए, 91। ऐसे अपन डेल टू का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 6 दूनी 12 -17 दूनी 34, 17 3 51, 11 2 गए 9, 4 में से 3, और ये भी किसके बचेंगे, माइनस के 39 बचेंगे। तो ये किसका मान आया, डेल टू का। तो अपन डेल वन, डेल टू, डेल वन, डेल टू, ये सब मान जो है वो अपने समीकरण 1 में रखेंगे। इसको सॉरी समीकरण 1 पहले दे दिया तो इसको 2 दे दो। तो अब लिखेंगे, नीचे लिखो डेल कोमा डेल वन व डेल टू के मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, के मान समीकरण 2 में रखने पर, ये सब मान जो है वो अपन समीकरण 2 में रखे एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर क्या होता है, डेल वन बटे डेल, डेल वन का मान आया 91 बटे डेल का मान कितना है 13, तो 13 संति 91 7 बार कट जाएगा, एक्स का मान आएगा 7, कोमा वाई बराबर होता है डेल टू बटे डेल, और डेल टू का मान कितना निकाला है -39 बटे डेल का मान है 13, तो 13 3 39, 3 बार कट जाएगा यानी -3 आ जाएगा। तो ये इस समीकरण निकाय का क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा 7 और -3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 4 का अपन फर्स्ट पार्ट कर लिया है। बाकी सेकंड और थर्ड पार्ट क्रेमर नियम द्वारा इसी प्रकार से आपको हल करना है। इसका सेकंड जो पार्ट है वो 2 चर एक्स वाई के लिए रेखीय समीकरण निकाल दे रखा है, उसका क्रेमर नियम द्वारा हल ज्ञात करना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको 3 चरों एक्स वाई जेड में रेखीय समीकरण निकाल दे रखा है, तो उसको भी अपन क्रेमर नियम की सहायता से हल ज्ञात करेंगे। तो इसके बाकी के जो 2 पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि क्रेमर नियम के क्वेश्चन अपन पिछले खूब कर लिए हैं। एक्सरसाइज 5.2 में भी अपन क्रेमर नियम की सहायता से किसी दिए गए रेखीय समीकरण निकाय का हल ज्ञात किया है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मिटाएंगे पूरे को। चलो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अपन 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन इसका आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में अपने को क्या पूछा गया है,
5 में पूछा गया क्रेमर नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है। अपने को क्वेश्चन नंबर 5 करना है और 5 के अंदर फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एक चर x y में एक समीकरण निकाय दे रखा है जो इस प्रकार से है 2x माइनस y इक्वल टू 5। 2x माइनस y इक्वल टू 5। दो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 पहली समीकरण ये दे रखी है। दूसरी दे रखी है 4x माइनस 2y इक्वल टू दे रखा है 7। ये अपने को क्या दे रखा है, एक समीकरण निकाय दे रखा है और अपने को क्रेमर नियम की सहायता से सिद्ध करके दिखाना है कि ये समीकरण निकाय असंगत है। तो अपन क्रेमर नियम लगा के इसको असंगत दिखाएंगे। सोलो सबसे पहले तो अपन जो दिया गया समीकरण निकाय है वो लिखेंगे और उसको अपन समीकरण नंबर 1 देंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन देखा था कि क्रेमर नियम द्वारा दो चरों वाले एक रेखीय समीकरण निकाय का हल संगत कब होता है और असंगत कब होता है। असंगत के लिए मैंने आपको स्थिति बताई थी कौन सी, कि यदि दो चरों x y में दिए गए रेखीय समीकरण के लिए अगर ये स्थिति बनती है कौन सी, कि x y के गुणांक तो बराबर हो अर्थात a1 बटे a2 तो ये b1 b2 के बराबर हो, लेकिन ये अचर पदों c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं हो। दो चरों x y में जो रैखिक समीकरण निकाय होता है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, उसके लिए यदि ये स्थिति बनती है तो दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल संभव नहीं होता है और दिया गया समीकरण निकाय क्या होता है, असंगत होता है। तो क्रेमर नियम के अनुसार दो चरों x y में दिए गए रेखिक समीकरण निकाय का असंगत होने के लिए ये स्थिति होती है। तो अपन इस समीकरण निकाय के लिए चेक करेंगे यदि ये स्थिति इसके लिए लागू हो रही है अर्थात ये स्थिति इसके लिए संतुष्ट है तब तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत है, अदरवाइज नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया समीकरण निकाय लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम के अनुसार, क्रेमर नियम के अनुसार समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण निकाय 1 ऐसे लिखो, समीकरण निकाय 1 असंगत होगा, असंगत होगा। क्रेमर नियम के अनुसार दिया गया जो समीकरण निकाय 1 है वो असंगत होगा यदि, यदि कब होगा, यदि इसके लिए कौन सी स्थिति बढ़ रही हो, x y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो लेकिन ये अचर पदों के अनुपात के बराबर नहीं हो। अर्थात यदि दिए गए समीकरण निकाय के लिए, यदि दिए गए समीकरण निकाय के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 स्थिति संभव हो, यदि दिए गए समीकरण निकाय के लिए यदि ये स्थिति बन रही है तब तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा, अदरवाइज नहीं। तो अपन चेक कर लेते हैं, इसमें a1 a2 क्या होते हैं, x y के गुणांक होते हैं। तो यहाँ x y के गुणांकों का अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, 2/1 की जगह a1 का मतलब पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 2 और a2 का मतलब दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4 और अपन b1 b2 का अनुपात लेंगे। b1 का मतलब पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है, -1 चिन्ह सहित लेना है, -1 और दूसरी समीकरण y का गुणांक है -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/2 और ये भी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 1/2। x y के गुणांकों का अनुपात बराबर आ रहा है, अपन अचर पदों का अनुपात और लेंगे तो c1 c2 क्या है, पहली समीकरण में अचर पद दाईं तरफ कितना है 5 और दूसरी समीकरण में अचर पद अर्थात दाईं तरफ जो अचर राशि c2 का मान कितना है 7। तो देखो x y के गुणांकों का अनुपात तो क्या है, समान आया 1/2 1/2, लेकिन अचर पदों c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं है अर्थात ये नॉट इक्वल टू है इसके। तो दिए गए समीकरण निकाय के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 स्थिति बन रही है। इसका मतलब क्रेमर नियम के अनुसार दिया गया समीकरण निकाय क्या है, असंगत है। अतः क्रेमर नियम के अनुसार, अतः समीकरण निकाय 1
अतः समीकरण निकाय एक असंगत होगा। समीकरण निकाय एक असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। ऐसे अपन चेक कर लेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट और देखो। सेकंड पार्ट में अपने को क्या दे रखा है? चर एक्स वाई जेड में एक समीकरण निकाल दे रखा है। क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और दूसरी समीकरण दे रखी है एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू दे रखा है 2 और तीसरी समीकरण दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 3। तो अपन क्रेमर नियम के अनुसार देखा था कि तीन चरों एक्स वाई जेड में दिए गए रेखीय समीकरण निकाय के असंगत होने के लिए कौन सी स्थिति थी? असंगत निकाय होने के लिए सिर्फ एक ही स्थिति थी। कौन सी? कि डेल का मान 0 हो, डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों में से कम एक का मान क्या हो? अशून्य हो। अगर तीनों का मान शून्य हो तब तो समीकरण निकाय संगत या असंगत कुछ भी हो सकता है और यदि संगत हो तो उसके अनेक हल होंगे। तो अपन क्रेमर नियम के अनुसार जो तीन चरों एक्स वाई जेड में दिए गए समीकरण निकाय के असंगत होने की जो स्थिति थी वो इसके लिए लगा के देखेंगे। और असंगत वाली स्थिति कौन सी थी? डेल बराबर 0 हो तथा डेल 1 डेल 2 डेल 3 इनमें से कम एक का मान क्या हो? अशून्य हो। तो अपन चेक करके देखेंगे इसके लिए। इसको अपन दे दिया 1। तो अपन समीकरण निकाय ए के लिए अब क्रेमर नियम के अनुसार क्रेमर नियम के अनुसार समीकरण निकाय एक असंगत होगा यदि तब होगा तीन चरों एक्स वाई जेड के लिए तीन चरों एक्स वाई जेड में दिए गए समीकरण निकाय को असंगत होने की स्थिति कौन सी थी? क्रेमर नियम के अनुसार यदि डेल बराबर 0 हो तथा डेल 1 कोमा डेल 2 कोमा डेल 3 में से कम से कम एक अशून्य हो, यानी इन तीनों में से कम एक का मान शून्य के बराबर नहीं हो। एक से ज्यादा के हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक का मान तो क्या होना चाहिए? अशून्य होना चाहिए, अर्थात तीनों का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये स्थिति अपन चेक करेंगे इस समीकरण निकाय एक के लिए। यदि ये स्थिति संतुष्ट है तब तो दिया गया समीकरण निकाय असंगत होगा, अदरवाइज नहीं। तो अपन ये चेक करेंगे। तो एक बार अपन क्या कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे चलेंगे। चलो अपन आगे करते हैं इसको सोल्व। अब अपन इस समीकरण निकाय ए के लिए डिटरमिनेंट डेल 1 डेल 2 और डेल 3 इन चारों डिटरमिनेंट्स के मान निकालेंगे। सबसे पहले अपन डेल निकालेंगे। क्रेमर नियम के अनुसार डेल का मान क्या होता है? डेल जो होती है वो अचर पद के लिए होती है, यानी इसमें अचर पद नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड के गुणांक आएंगे। तो दिए गए समीकरण निकाय एक के लिए एक्स वाई जेड के गुणांक क्या क्या है? पहली समीकरण में 1 1 1, तो पहली पंक्ति बन जाएगी 1 1। दूसरी पंक्ति में इस दूसरी समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक आ जाएंगे 1 2 3 1 2 3 और तीसरी समीकरण में इस आने की तीसरी पंक्ति में इस तीसरी समीकरण में जो एक्स वाई जेड के गुणांक है 3 4 5 वो आ जाएंगे। ये तो हुआ कमान। इसी प्रकार से डेल 1, चूंकि डेल 1 एक्स के लिए होता है तो इसमें चर एक्स के गुणांक के लिए जो स्तंभ है उसको उठा के इसकी जगह अपन क्या जोड़ देंगे? अचर पद जोड़ देंगे। इन अचर पदों के लिए जो स्तंभ बनेगा 1 2 3 वो लगा देंगे इसकी जगह और बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो डेल 1 का मान अपन डेल से प्राप्त करेंगे। इसका पहला स्तंभ उठा के इसकी जगह अपन अदिश राशियां जो है 1 2 3 ये स्तंभ लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3। दूसरा तीसरा स्तंभ एज इट इज 1 2 4 1 3 5। ऐसे डेल 2 निकालेंगे तो डेल 2 कैसे निकालेंगे? डेल की सहायता से। डेल 2 y के लिए होता है तो इस डेल में चर y के गुणांक के लिए जो स्तंभ है इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे? अचर राशि जो है C1 C2 C3 इनका जो स्तंभ लगा देंगे यहाँ। तो पहला और तीसरा एज इट इज आएगा 1 1 3। दूसरे स्तंभ की जगह अदिश राशि C1 C2 C3 लगा देंगे
तो 1 2 3 1 2 3, तीसरा स्तंभ एज इट इज आएगा 1 3 5। ऐसे ही अपन डेल 3 का मान निकालेंगे तो वो कितना आएगा, डेल 3 जेड के लिए होता है। तो ये जो सारणिक जो डेल है इसमें चर जेड के गुणांकों के लिए जो स्तंभ है ये इसको उठा के इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, अचर जो पद है C1 C2 C3 वो मान लगा देंगे 1 2 3। तो क्या बन जाएगा 1 1 3, और दूसरा स्तंभ एज इट इज आएगा 1 2 4। तीसरा जो स्तंभ है वो चर जेड के गुणांक के लिए, तो इसके स्थान पर जो अचर राशि है C1 C2 C3 ये लगा देंगे। तो 1 2 3 1 2 3। अब अपन क्या करेंगे, इन चारों सारणिकों के मान निकाल के देखेंगे, तब पता चलेगा कि दिया गया समीकरण निकाय असंगत है या नहीं। तो अपन इसको मिटा देते हैं। चलो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन डेल का मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट डेल का मान क्या आएगा, इसका पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो अवयव 1 इंटू इसका सेकंड क्या होगा, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10 माइनस के 12 माइनस 1 इंटू अवयव 1 की लघु सारणी क्या होगी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 5 माइनस 9 5 माइनस 9 माइनस 4। फिर अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी उपसारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा देंगे तो 4 माइनस 6 माइनस का 2। तो कितना आएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस के 4 और ये हो जाएंगे माइनस के 2। तो माइनस के 4 प्लस के 4 कैंसिल हो गए, डेल का मान तो 0 आ गया। अब अपन ऐसे ही डेल 1 डेल 2 और डेल 3 निकालेंगे। चलो अपन डेल 1 का मान निकालेंगे, इसका भी प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करके निकालेंगे तो अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी का मान क्या आएगा 5 दूनी 10 माइनस 12 यानी माइनस का 2। इसका अपन निकाला था ऐसे तो 5 दूनी 10 माइनस 12। हाँ ऐसे अपन इसका पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो अवयव 1 इंटू इसका सेकंड का मान कितना है -2 प्लस अवयव 1 क्योंकि इसलिए i प्लस j का मान है 1 प्लस 2 यानी 3 तो -1 की पावर 3 -1 इसलिए बाहर क्या आएगा -1 इंटू में क्या आएगी अवयव 1 की लघु सारणी की उपसारणी। इसकी लघु सारणी की उपसारणी कैसे निकालेंगे, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपा लेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 9 5 दूनी 10 माइनस 9 1 बच जाएगा। और ऐसे ही अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी उपसारणी कैसे निकालेंगे, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 4 दूनी 8 8 माइनस 6 तो 2 बच जाएंगे। तो कितना आएगा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2 ये कैंसिल हो जाएगा -1। ऐसे अपन डेल 2 निकालेंगे तो डेल 2 का भी अपन पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करके निकालेंगे तो अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी कैसे निकालेंगे, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 9 1 ऐसे -1। इस अवयव 1 की लघु सारणी निकालेंगे तो इसे गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ को अपन ऐसे छुपा लेंगे। इसे गुजरने वाली पंक्ति ये स्तंभ ये तो 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा 5 माइनस 9 माइनस के 4 और प्लस 1 इंटू इस अवयव 1 की लघु सारणी उपसारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये जाएगा 3 माइनस 6 तो माइनस के 3। तो इसका मान कितना आएगा 1 ये माइनस माइनस प्लस के 4 और ये माइनस के 3। तो कुल मिला के कितना आएगा 4 1 5 5 माइनस 3 5 माइनस 3 यानी 2। तो ये भी 0 के बराबर नहीं है ना और ये भी 0 के बराबर नहीं है डेल 1 का मान भी। ऐसे ही अपन डेल 3 का मान निकालेंगे। चलो अपन डेल 3 का मान यही निकाल लेते हैं। इसका निकालना है डेल 3 का पहली पंक्ति के अनुसार प्रसार करेंगे तो अवयव 1 इंटू पहला अवयव डेल 2 हाँ तो अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी उपसारणी कैसे निकालेंगे, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो 3 दूनी 6 और माइनस का 8 तो माइनस का 2 फिर -1 इंटू इसकी लघु सारणी के उपसारणी से गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपाएंगे तो 3 माइनस 6 क्या आ जाएंगे
3 माइनस 6 तो माइनस का 3 प्लस का 1 इंटू इस अवयव 1 इंटू इसकी लघु सारणी और उपसारणी, इसे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ को अपन छुपा देंगे तो 4 माइनस का 6 तो माइनस का 2 कितना आएगा -2 माइनस माइनस प्लस के 3 और ये माइनस के 2 तो माइनस के 4 प्लस के 3 यानी -1 तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब अपन देखो डेल का मान 0 प्राप्त हुआ और डेल 1 डेल 2 डेल 3 है, डेल 1 डेल 2 और डेल 3 इन तीनों के मान ही क्या नहीं है 0 नहीं है अर्थात अशून्य है। तो ये तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को असंगत होने के लिए क्रेमर नियम की जो शर्त है वो संतुष्ट हो रही है। अतः चूंकि डेल बराबर 0 तथा डेल 1 इक्वल टू डेल 1 कोमा डेल 2 कोमा डेल 3 ये तीनों के मान ही 0 नहीं है, तीनों ही क्या है अशून्य है। अतः तीन चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय के लिए क्रेमर नियम की जो असंगत होने की जो स्थिति है वो संतुष्ट हो रही है। अतः क्रेमर नियम से समीकरण निकाय 1 दिया गया समीकरण निकाय 1 क्या होगा असंगत होगा। तो ये अपना इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसको मिटाएंगे अपन। चलो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब अपन आगे इस एक्सरसाइज विविध प्रश्न वाला 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक द्वितीय क्रम का अवयव 1 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक द्वितीय क्रम का अवयव 1 ज्ञात कीजिए। एक द्वितीय क्रम का अवयव 1 ज्ञात करना है जहां एक समीकरण दे रखी है a इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 - 2 1 4 और ये बराबर है मैट्रिक्स ऑफ 6 0 0 6 की। तो अपने को एक द्वितीय क्रम का अवयव 1 ज्ञात करना है जहां ये एक अपने को समीकरण दे रखी है। तो इस समीकरण को सोल्व करके इसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे अवयव 1 का मान निकालेंगे। तो अपन ये कैसे निकालेंगे देखो, अपने को अवयव a निकालना है। तो अपन जानते हैं कि जब अवयव मैट्रिक्स सिद्धांत से इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अवयव गुणन सिद्धांत से अपन क्या जानते हैं कि जब ax इक्वल टू b होता है तो अपन क्या करते हैं, जब a का मान निकालना होता है तो दोनों पक्षों में वाम पक्ष से a इनवर्स की संक्रिया लगाते हैं। अपन a इनवर्स की संक्रिया करवाते हैं तो a इनवर्स ब्रैकेट ax ब्रैकेट बंद इक्वल टू a इनवर्स b। दिस इंप्लाइज इन दोनों को अपन एक साथ लेते हैं a इनवर्स a x इक्वल टू a इनवर्स b, यानी कुल मिला के अपने पास ix इक्वल टू आएगा a इनवर्स b। तो अपने पास x का मान प्राप्त होता है a इनवर्स b प्राप्त होता है ना मैट्रिक्स गुणन सिद्धांत से। ax बराबर b हो तो x बराबर a इनवर्स b। ऐसे अपन इसको एक बार मैट्रिक्स x मान ले और इसको b मान ले तो ये भी कौन सा रूप बन रहा है x इक्वल टू b, क्योंकि a निकालना है तो जो निकालना है उसको अपन इधर वाम पक्ष में रख लेंगे, बाकी इसका इधर क्या ले लेंगे इनवर्स ले लेंगे। अतः a इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 - 2 1 4 इक्वल टू मैट्रिक्स 6 0 0 6। देखो ax बराबर b होता है तो a बराबर क्या आता है अक्ष a बराबर क्या आता है, हाँ अक्ष बराबर क्या आता है a इनवर्स b। तो अपन कैसे निकालेंगे देखो, a बराबर यहां से कितना आएगा, a बराबर आएगा ये मैट्रिक्स इसके बट्टे में आएगा
यानी इनवर्स ऑफ ए बराबर हो जाएगा इनवर्स ऑफ दिस 1 - 2 1 4 और ये है इसकी इनवर्स और 6 0 0 6। अब अपने को इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, इनवर्स निकालनी है। तो इसको अपने एक बार बी मान लेते हैं। तो माना आयु बी बराबर है, इसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालनी है तो इसको एक बार बी मान लेते हैं। तो माना आयु बी बराबर है 1 - 2 1 4। अब अपन क्या निकालेंगे, इसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालेंगे। व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले अपन बी की सेकंड मैट्रिक्स एडजॉइंट बी निकालेंगे। तो दिस इंप्लाइज एडजॉइंट ऑफ बी बराबर क्या होगी, बी की व्युत्क्रम सेकंड आयु बी द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स है। तो द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स की सेकंड मैट्रिक्स ज्ञात करने की लघु विधि से इसकी सेकंड मैट्रिक्स क्या आएगी, मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल दो, यानी 1 की जगह 4 4 की जगह 1 4 1 और फर्स्ट विकर्ण के अवयवों का साइन बदल दो, प्लस का तो उसको माइनस का, माइनस का तो प्लस का, तो ये प्लस का आएगा तो इसका तो माइनस का है, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2। ये क्या है, आयु बी की सेकंड मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ बी का मान ये आएगा। अब व्युत्क्रम आयु के सूत्र से इनवर्स ऑफ बी बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ बी बटा डिटरमिनेंट ऑफ बी, जो कि अपने को बी की सारणी का मान भी निकालना पड़ेगा। तो बी के सारणी का मान अपन यहां से डायरेक्ट रख देंगे। अगर बी बराबर ये है तो बी की सारणी का मान क्या आएगा, 4 + 2 4 + 2 = 6, ये आएगा बी की सारणी का मान। तो ये बी की सेकंड मैट्रिक्स ये, और बी की सारणी का मान ये अपन यहां रखे। बी की व्युत्क्रम मैट्रिक्स बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स बराबर आएगा, बी की सारणी का मान है 6, तो 1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, और बी की सेकंड मैट्रिक्स है 4 2 -1 1। तो माना b = दिस, तो दिस इंप्लाइज अपने पास समीकरण क्या बनी, a = b इनवर्स इंटू मैट्रिक्स क्या बच गई 0 ये है 6 0 0 0 6। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। तो अपन ये बी इनवर्स का मान समीकरण 2 में रख के सरल करेंगे और अपन ए का मान निकालेंगे। तो आगे लिखें बी इनवर्स का मान किस में रखेंगे, इस समीकरण 2 में। तो बी इनवर्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, बी इनवर्स का मान समीकरण 2 में अपन रख के सरल करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो ए बराबर आएगा, बी इनवर्स कितनी है, बाहर तो है 1/6, इसके बाहर कितना है 1/6, और इंटू में है ये मैट्रिक्स 4 2 -1 1, और इसके इंटू में ये तो अपन बी इनवर्स का मान, ये बी इनवर्स का मान यहाँ रख दिया, और इंटू में मैट्रिक्स है ये, दिस मैट्रिक्स है 6 0 0 6। इन दोनों मैट्रिक्सों को अपन क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो क्या आएगा, ए बराबर आएगा 1/6, तो बाहर है, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन करवाएंगे पंक्ति से स्तंभ वाइज। तो इसकी पहली पंक्ति का इसके पहले स्तंभ के संगत अनु से गुणन करवा के जोड़ेंगे। तो 6 चौक 24 + 0, 6 चौक 24 + 0 24, और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के संगत अनु से गुणन करवा के जोड़ेंगे। तो 4 × 0 0 + 2 × 6 यानी 12, तो यह होगा 12। ऐसे इसकी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ की संगत अनु से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो -6 + 0 यानी -6, और इस दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ की संगत अनु से गुणन करवा के जोड़ेंगे तो 0 + 6। अब अपन 1/6 से अंदर इसके प्रत्येक अवयव को गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या मैट्रिक्स आएगी, 6 चौका 24, 24 को 1/6 से गुणा करेंगे तो 4 बच जाएगा, और 1/6 को 12 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 2, ऐसे 1/6 को -6 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1, और 1/6 को 6 से करेंगे 1, तो ये आएगी मैट्रिक्स ए का 4 2 6 दूनी 12। हाँ, इसको आप एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, 4 2
इन दोनों को अपन गुणा कर रहे हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करवाया अपन, तो क्या आया 6 चौक 24 प्लस 0। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ की संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे तो 0 प्लस 6 दूनी 12, तो ये 2 आ रहा है। हाँ, तो एक बार ये बी की सहखंडित मैट्रिक्स चेक कर लें अपन। यहाँ पर इसको माना था बी 1 - 2 1 4, इसके सारणी का मान 6 आएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। और इसकी सहखंडित मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर बदल देंगे, तो ये -1 और 2, तो ये ठीक है 4 2 -1 1, और ये है 6 0 0 6, इनको आपस में अपन गुणा करेंगे तो यहाँ 4 की जगह है अपना 1 या 6 आएगा क्या, देखो एक बार इसको चेक करो फिर से। इस पहली पंक्ति या दूसरे स्तंभ संगतों से गुणा करके जोड़ेंगे तो 0 + 6 दूनी 12, तो ये आएगा अपना। तो ये किसका मान आएगा, आयु ए का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन मिटाएंगे। चलो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या दे रखा है, यदि आयु ए बराबर एक द्वितीय कोटि की आयु ए दे रखी है जो इस प्रकार से है -8 5 2 4, ये आयु ए दे रखी है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है कि a² + 4a - 42i = किसके बराबर हो, 0 के। a² + 4a - 42i = 0 हो तथा इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो यह है अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसको अपने सोल्व करना, पहले अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है और फिर अपने को इसकी सहायता से a इनवर्स का मान ज्ञात करके दिखाएंगे। तो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अपने को ये सिद्ध करके दिखाएंगे। पहले ये सिद्ध करने के लिए अपने a² निकालेंगे, a की धन पूर्णांक घात 2 का मान चाहिए, तो a को स्वयं से गुणा करके अपन a² निकालें, तो a² बराबर होता है a.a। किसी आयु a को स्वयं से गुणन करवाने पर आयु a की धन पूर्णांक घात 2 प्राप्त होती है, तो a को खुद से गुणा कराओ, -8 5 2 4 -8 5 2 4, इन दोनों का अपन आपस में गुणन करवाएंगे तो क्या आएगा, पंक्ति से स्तंभ वाइज करवाएंगे, तो इसकी पहली पंक्ति का इसके पहले स्तंभ की संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे तो माइनस प्लस के 64 और प्लस के 10, ऐसे इसकी पहली पंक्ति या दूसरे स्तंभ की संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे तो माइनस के 40, हाँ माइनस के 8 × 40, माइनस के 40 और प्लस के 20। ऐसे अपन इसकी दूसरी पंक्ति या पहले स्तंभ की संगत अंश से गुण करवाई जोड़ेंगे तो -16 + 8, ऐसे इसका ऐसे करवाएंगे तो 5 × 10 + 4 × 16, तो ये कितना आएगा 64 और 10 कितने हो गए 74, और ये हो गया -20 और ये हो गया -8, ये 74 है 74 और ये -20 और ये कितना हो गया 10 और 16 प्लस के 26, तो यह है a की धन पूर्णांक घात 2। अब अपन क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसके अपन एलएचएस लेंगे। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, a² + 4a - 42i = 0, यह सिद्ध करके दिखाना है।
तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर ए और आई का मान रखें, जहां आई भी क्या है, द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स है जिसके आगे 1001 लेना है। तो ए स्क्वायर के मान क्या आएंगे, ए स्क्वायर अपन निकाल लिए, अभी कितनी है 74 माइनस 20 माइनस 8 26। ये अपन ए स्क्वायर निकाला है 74 माइनस 20 माइनस 8 और 26 प्लस 4 ए। आयु ए को 4 से गुणा करके लिख दो, आयु ए दे रखा है, ये इसको 4 से गुणा करके लिख दो। तो 4 ए का मान कितना आएगा, 8 चौका 32 माइनस के 32 प्लस के 20, 4 दूनी 8 4 चौका 16 माइनस 42 था, इकाई मैट्रिक्स आई वो 42 से गुणा करके लिखेंगे तो कितना आएगा, या माइनस 42 से गुणा करके लिखोगे तो माइनस 42 0 0 माइनस 42। अब इन तीनों मैट्रिक्सों को अपन जोड़ के देखो, ये किसके बराबर है, शून्य मैट्रिक्स जिसको अपन कैपिटल 0 से लिखते हैं। ये किसके बराबर है, ये शून्य नहीं है, ये शून्य मैट्रिक्स है। तो अपन देखते हैं कि इसका मान भी एक शून्य मैट्रिक्स आता है, तब तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी और दी गई आयु ए को समीकरण को संतुष्ट करेगी। तो क्या आएगा, अपन मैट्रिक्सों के योग की परिभाषा से जानते हैं, दो मैट्रिक्सों के योग से प्राप्त मैट्रिक्स जो है वो भी उसी क्रम की होती हैं, और प्राप्त मैट्रिक्स के अवयव जो होते हैं वो मूल मैट्रिक्स के संगत अवयवों के योग के बराबर होते हैं। तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस के 74 और माइनस के भी 74 क्या हो जाएगा 0। ऐसे ये संगत अवयव जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 0। ऐसे माइनस 8 प्लस 8 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे प्लस के 26 प्लस के 16 प्लस के 42 माइनस के 42 0। अपने पास क्या आता है, 0 मैट्रिक्स आता है, और राइट साइड भी क्या 0 मैट्रिक्स आता है आयु ए समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42 अतः समीकरण आयु ए समीकरण ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0 को संतुष्ट करती है। अब अपन इसका एक पार्ट तो दिखा दिया, दूसरे इसमें एक चीज और पूछी है कि इस समीकरण की सहायता से अपने को ए इनवर्स निकालना है। पहले ये देखेंगे कि ए की व्युत्क्रम आयु संभव है क्या। अपन जानते हैं किसी भी आयु ए की व्युत्क्रम आयु तभी ज्ञात कर सकते हैं जब ए की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो अपन चेक करके देखेंगे आयु ए की सारणी का मान 0 के बराबर है या नहीं। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे। चलो अपन इसको मिटा देते हैं, फिर अपन ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स चेक करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अपन व्युत्क्रमणीय आयु की परिभाषा से जानते हैं कि एक आयु ए व्युत्क्रमणीय आयु कहलाती है यदि ए की सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले अपन आयु ए की सारणी का मान चेक करेंगे कितना आता है। तो माइनस के 32 माइनस के 10 कितना आया, माइनस के 42 आया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अतः आयु ए की व्युत्क्रम आयु ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब अपन क्या करेंगे, जो दिया गया है समीकरण, उस समीकरण की सहायता से अपने को ए इनवर्स पूछा है, तो अपन इसको क्या करेंगे, थोड़ा सरल करेंगे। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 4a, ये अपने को समीकरण क्या दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। इस माइनस 42i को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42i प्लस 0 आयु। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसको अपन और सरल करेंगे। तो ये क्या आएगा अपने पास, आई। हाँ ठीक है, तो ये अपने पास आएगा 42i। और इधर अपन ये जो LHS है इसमें से अपन a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4a में से a कॉमन ले लेके क्या a प्लस 4 इक्वल टू 42i। अब अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वाम पक्ष से a इनवर्स की संक्रिया करेंगे ताकि a इनवर्स i की जगह पर i रख सके। तो दोनों पक्षों में वाम पक्ष से अपन a इनवर्स की संक्रिया करवा के a इनवर्स और a दोनों को एक साथ लिख लिया और इनकी जगह पर i रख देंगे और इनटू में a प्लस 4 है इक्वल टू 42i।
इधर भी अपन क्या करवाई है, ए इनवर्स वाम पक्ष से संक्रिया करवाई है, चाहे दक्षिण पक्ष से करवा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ए इनवर्स इनको अपन एक साथ ले लिया और ये भी इधर भी क्या है, ए इनवर्स। तो अब इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, आई ए प्लस 4 इक्वल टू 42 आई ए इनवर्स। अब अपन इसको और सरल करेंगे, दोनों तरफ से इकाई मैट्रिक्स आई हट जाएगा और ए प्लस 4 बराबर आएगा 42 आई ए इनवर्स के। तो यहां से अपन किसका मान निकालना चाहते हैं, ए इनवर्स का मान निकालना चाहते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर आएगा ए प्लस 4 बट्टे 42 आई। अब चूंकि आई इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स की व्युत्क्रम मैट्रिक्स भी एक इकाई मैट्रिक्स होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यह जाएगा 1/4 और इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनवर्स ऑफ आई ए प्लस 4, इकाई मैट्रिक्स की व्युत्क्रम मैट्रिक्स भी इकाई मैट्रिक्स आती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/42 इंटू ए प्लस 4 और ए प्लस 4 का मान अपन निकालेंगे। अब ए प्लस 4, ए जो मैट्रिक्स है इसमें 4 जोड़ देंगे, ए मैट्रिक्स देखिए अपने पास ये। तो इनवर्स ऑफ ए बराबर क्या आएगा, ये ए प्लस 4 के है, ए का मान है -8 5 2 4 और इसमें अपन क्या जोड़ दिया, प्लस का 4। तो इस प्रकार से ये आती है ए इनवर्स 1/42 और ए स्क्वायर प्लस 4 ए कॉमन ले लिया, ए प्लस 4 इक्वल टू 42 आई। तो ये इस आई को अपन अंदर गुणा किया है तो ए आई, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो आई ए प्लस 4 आई, ये 4 आई है इक्वल टू 42 आई ए इनवर्स। तो ए आई तो हो जाएगा ए, तो ए प्लस 4 आई है, ए प्लस 4 आई बट्टे 42 आई। तो ये कुल मिला के 4 के साथ इकाई मैट्रिक्स आई भी है। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का फिर से योग करेंगे तो क्या आएगा, 1/42 तो बाहर है, इस मैट्रिक्स में ये 4 इंटू आई और जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एक तो है -8 5 पहली मैट्रिक्स, तो ये दूसरी है 2 4। इसमें से अपने को क्या जोड़ना है, बाहर है 1/42, बाहर कितना है 1/42 और ये हाउ प्लस इसमें 4 आई जोड़ेंगे, इकाई मैट्रिक्स द्वितीय कोटि इकाई मैट्रिक्स आई को 4 से गुणा करके लिखेंगे तो मैट्रिक्स आएगी 4 0 0 4। अब अपन इन दोनों मैट्रिक्सों का योग कर लेंगे तो अपने पास ए इनवर्स का मान निकल के आएगा कितना, ए इनवर्स बराबर आएगा 1/42 और इन दोनों मैट्रिक्सों के संगत अवयव जुड़ जाएंगे, -8 प्लस 4 और इसके संगत ये है तो 5 प्लस 0, इस 2 की संगत ये 0 है तो 2 प्लस 0 और 4 की संगत 4 है तो 4 प्लस 4। कुल मिला के कितना आएगा, 1/42 -4 5 2 8, यह आएगा इसका मान, किसका, -4 5 2 8, ये आएगी आयु ए की व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स का मान। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 भी अपन कंप्लीट कर लिया है। बाकी अपन जो बच गए जो क्वेश्चन है वो अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका फायदा उठाए। धन्यवाद।